हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 4 के दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या कहीं पे समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट करें, उसका सलूशन आपको तुरंत मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको 10th से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आपको सिर्फ कमेंट करना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है 4। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 के दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, कृत्रिम वृक्क क्या है? कृत्रिम वृक्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। कभी कभी विशेष परिस्थिति जैसे संक्रमण, मधुमेह, सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य बंद कर देता है। क्षतिग्रस्त वृक्क के कार्य न करने की स्थिति में शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल, खनिज या यूरिया जैसे जहरीले विकार एकत्रित होने लगते हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो सकती है। यहाँ पे जो कृत्रिम वृक्क है उसका चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से पूरे डिटेल में उसे बताया गया है, वहाँ पे आगे देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य एक अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। यह मशीन डायलिसिस मशीन कहलाता है। कृत्रिम वृक्क का क्या नाम है? डायलिसिस मशीन कहलाता है। डायलिसिस मशीन एक कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। यह मशीन एक टंकी होता है जो डायलाइजर कहलाता है। डायलाइसेट या डायलिसिस फ्लूइड्स नामक तरल पदार्थ से भरा होता है। इस तरल पदार्थ में सिलिकॉन से बनी एक बेलनाकार रचना लटकती रहती है। यह बेलनाकार रचना आंशिक रूप से परागीय होता है तथा यह केवल विलय का ही विसरण होने देता है। इस प्रकार मनुष्य का वृक्क क्षतिग्रस्त होने पर कृत्रिम वृक्क द्वारा उसका कार्य कराया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबंधित उत्सर्जी अंग का वर्णन करें। तो इसका आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। मनुष्य में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क से संबंधित ऐनी रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती है वे मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग है। ये तीन अंग जो हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देहाभिति से सटे हुए कशेरुकदंड के द्वारा के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। यह करीब 10 सेमी लंबा, 5 से 6 सेमी चौड़ा तथा 2.5 से 4 सेमी मोटा होता है। वृक्क की बाहरी सतह उन्नतोदर तथा भीतरी सतह नतोदर होती है। वृक्क की भीतरी सतह हाइलम कहलाती है तथा इसकी जगह से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क सिरा बाहर निकलती है। वृक्क प्रत्येक हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी के शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलती है थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी के श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी पीछे की ओर मूत्राशय में खुलती है।
मूत्राशय नासापति के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे है। और यहाँ पे देख लेते हैं, नीचे स्थित होती है। मूत्राशय के पिछले भाग से एक नली जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्राशय मूत्र द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। इसका आंसर देख लेते हैं। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक वृक्क में एक बाहरी प्रांतस्थ भाग तथा एक भीतरी प्रस्थान्त्य भाग होता है। यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं से बना होती है जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिका पाई जाती है जो नेफ्रॉन या वृक्क कहलाती है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मनुष्य के वृक्क का वर्णन किया गया है चित्र द्वारा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, वृक्क के द्वारा उत्सर्जन क्रिया कैसे होती है, समझाएं। इसका आंसर यहाँ पे है, वृक्क द्वारा मूत्र निर्माण या उत्सर्जन की क्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूर्ण होती है। पहला होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा होगा ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, तीसरा होगा ट्यूबुलर स्रवण। तो पहला देख लेते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की तरह कार्य करता है। अभिवाही धमनिका जिसका व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होता है, रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज, लवण, प्रोटीन इत्यादि ग्लोमेरुलर में लाते हैं। यह पदार्थ बोमेन संपुट की पतली दीवारों से छनकर वृक्क नलिका में चले जाते हैं। इस प्रकार के फिल्ट्रेशन को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। यह वृक्क के उत्सर्जन क्रिया का पहला चरण होगा। यहाँ पे दूसरा चरण में ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण होता है। ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अब नलिकाओं से होकर गुजरता है। इस समय कोशिका उन पदार्थों को शोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है तथा जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें छोड़ देती है। इस प्रकार के फिल्ट्रेशन को ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसमें यह उत्सर्जन के दूसरा चरण है। यहाँ पे तीसरा चरण है ट्यूबुलर स्रवण। तीसरा होगा ट्यूबुलर स्रवण। कभी कभी नलिका की कोशिकाओं से कुछ नलिकाओं से होकर गुजरता है। इस समय कोशिका उन पदार्थों को शोषित कर लेती है जिनकी आवश्यकता होती है, जिन पदार्थों को आवश्यकता नहीं होती उन्हें छोड़ देती है। इस प्रकार के फिल्ट्रेशन को ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। और तीसरा चरण यहाँ पे है ट्यूबुलर स्रवण। कभी कभी नलिका कोशिकाओं से उत्सर्जित पदार्थ हुई स्रावित को लेकर फिल्ट्रेशन में मिलता है। अब इस फिल्ट्रेशन को ब्लैडर मूत्र कहते हैं। यह मूत्राशय में जमा होता है एवं समय समय पर मूत्र मार्ग के छिद्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के फिल्ट्रेशन को ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य का वृक्क कार्य करता है। 3 चरणों में पूर्ण होता है उत्सर्जन की क्रिया मनुष्य में। यहाँ पे 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे होगा, जंतुओं की तुलना में पौधे उत्सर्जन के लिए विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। यानी कि जंतुओं में उत्सर्जन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं लेकिन पौधों में ऐसा कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। इनमें उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। श्वसन क्रिया से निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्रों एवं अन्य भागों में अवस्थित वात रंध्रों के द्वारा उत्सर्जित होती है। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं,
उत्सर्जित होती है। बाष्पोत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्र के द्वारा तथा पौधे के अन्य भागों से निष्कासित होता है। बहुत से पौधे कार्बनिक अपशिष्टों या उत्सर्जी पदार्थ को उत्पन्न करते हैं जो उनकी मृत कोशिका जैसे अतः काष्ठ में संचयित रहते हैं। पौधे उत्सर्जी पदार्थ को अपनी पत्तियां एवं छाल, यहाँ पे होगा छाल में भी संचित करते हैं। पत्तियों के गिरने से एवं छाल के विलगाव से यहाँ पे गलत लिखा गया है, पदार्थों का पादप के शरीर से निष्कासन होता है। इस प्रकार पौधे में उत्सर्जन की क्रिया होती है। इस चैप्टर 4 में टोटल 5 क्वेश्चन थे जिसका इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।